नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसी दुनिया में, एक ऐसी सभ्यता में जिसकी भाषा हम पढ़ नहीं सकते, जिसके राज वक्त की गहराइयों में कहीं खो गए हैं। आज हम सिंधु घाटी की कला के जरिए उस खोई हुई दुनिया के अनकहे किस्सों को सुनने की कोशिश करेंगे। जरा इस मोहर को देखिए। ये सिर्फ पत्थर का एक टुकड़ा नहीं है। ये करीब 4,500 साल पुरानी एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हमें सीधे उस दौर में ले जाती है जब सिंधु नदी के किनारे एक बहुत बड़ी, एक महान शहरी सभ्यता फल फूल रही थी। और यहीं पर सबसे बड़ी पहेली सामने आती है। पता है क्या? सिंधु लिपि को आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया है, तो फिर हम उन्हें समझे कैसे? इसीलिए उनकी कला ही वो एकमात्र खिड़की है जिससे हम उनकी दुनिया में झांक सकते हैं। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें उनकी बनाई चीजों की दुनिया में उतरना होगा। हम देखेंगे उनकी कला को, उनके पत्थर और कांसे के काम को, मिट्टी के बर्तनों को, उन रहस्यमयी मोहरों को, और जानेंगे उनके गहनों और रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये सभ्यता कितनी विशाल और कहां-कहां तक फैली हुई थी। देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो आज के पाकिस्तान में हैं, वो तो इसके सबसे बड़े शहर थे ही। लेकिन इनकी कला के सबूत गुजरात के लोथल और धोलावीरा से लेकर राजस्थान के कालीबंगा और हरियाणा के राखीगढ़ी तक मिले हैं। मतलब ये एक बहुत बड़े इलाके में फैली हुई एक सोची समझी संस्कृति थी। और कमाल की बात यह है कि उस जमाने के कलाकारों के हाथों में जादू था। उनकी समझ बहुत गहरी थी। उन्होंने इंसानों और जानवरों की जो मूर्तियां और तस्वीरें बनाई, वो इतनी असली लगती हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं उन कलाकृतियों की जिन्हें देखकर लगता है कि बनाने वाले सिर्फ कलाकार नहीं बल्कि अपने काम के उस्ताद थे। ये उनकी तकनीकी और कलात्मक महारत को दिखाता है। पत्थर की मूर्तियों में दो नाम सबसे ऊपर आते हैं। पहली है ये रहस्यमयी मूर्ति जिसे सब प्रीस्ट किंग या पुजारी राजा कहते हैं। ये कौन था? कोई राजा या कोई बड़ा पुजारी? सच तो कोई नहीं जानता। जरा इसकी बारीकियों पर गौर कीजिए। तिप्तिया डिजाइन वाली शॉल, आधी बंद आंखें जैसे कोई गहरे ध्यान में हो। हर एक चीज, हर एक डिटेल हमें उस दौर के पहनावे और शायद उनकी धार्मिक मान्यताओं के बारे में कुछ इशारे देती है। और दूसरी लाजवाब पत्थर की मूर्ति है ये। लाल बलुआ पत्थर से बना एक पुरुष का धड़। ये पुजारी राजा से बिल्कुल अलग है। इसको देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने पत्थर में जान डाल दी हो, एकदम असली। अब ये बात तो सच में हैरान कर देने वाली है। सिंधु घाटी के लोग आज से हजारों साल पहले ही धातु को ढालने की एक बहुत ही एडवांस टेक्निक जानते थे, जिसे लॉस्ट वैक्स या लुप्त मोम तकनीक कहते हैं। सोचिए जरा, पहले मोम से मूर्ति बनाओ, फिर उस पर मिट्टी का लेप लगाकर सांचा तैयार करो, उसे गर्म करके मोम को बाहर निकालो और फिर पिघला हुआ कांसा उसमें भर दो, सांचा तोड़ो और मूर्ति तैयार। और सबसे दिलचस्प बात, ये तकनीक इतनी अच्छी थी कि आज भी भारत के कई हिस्सों में इसका इस्तेमाल होता है। और इस कमाल की तकनीक का सबसे बेहतरीन नमूना ये है डांसिंग गर्ल या नर्तकी की मूर्ति। सिर्फ 4 इंच की ये कांस्य की मूर्ति, लेकिन इसका आत्मविश्वास, इसका अंदाज, ऐसा लगता है जैसे ये आज भी जीवंत है। चलिए अब ऊंची और शाही कला की दुनिया से निकलकर जरा आम लोगों की जिंदगी में झांकते हैं। उन चीजों को देखते हैं जो हमें आम इंसान की कहानी बताती हैं। टेराकोटा यानी पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां। हाँ, अब ये पत्थर या कांसे जितनी साफ सुथरी नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी तादाद में मिली हैं। इनमें भी खासकर मातृ देवी की मूर्तियां बहुत आम थीं, जिससे लगता है कि शायद उनकी पूजा बहुत ज्यादा होती थी। और ये देखिए, एक खिलौना गाड़ी। ये सिर्फ कलाकृतियां नहीं है, नहीं, ये खिलौने हमें याद दिलाते हैं कि वो भी हमारी ही तरह एक समाज था, जिसमें परिवार थे, बच्चे थे और जहां खेलकूद और हंसी मजाक की भी जगह थी। अगर बर्तनों की बात करें तो ज्यादातर बर्तन सादे थे जो चाक पर बनाए जाते थे, लेकिन कुछ बर्तनों पर लाल रंग के ऊपर काले रंग से बड़ी खूबसूरत डिजाइन बनी हुई है। और ये छेद वाले बर्तन, ये आज भी एक रहस्य हैं। शायद कुछ छानने के काम आते होंगे। और अब हम सिंधु घाटी की सबसे रहस्यमयी, सबसे दिलचस्प कलाकृतियों की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हैं वो हजारों मोहरें जो खुदाई में मिली हैं। 1 या 2 नहीं, 10 या 20 नहीं, हजारों की तादाद में।
इनकी संख्या ही ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये उस समाज के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी रही होंगी। ये मोहरें एक तरह से डबल ड्यूटी करती थीं। एक तरफ तो ये व्यापार में माल पर ठप्पा लगाने के काम आती थीं और दूसरी तरफ शायद लोग इन्हें ताबीज़ या अपने पहचान पत्र की तरह भी पहनते थे, बिल्कुल आज के आई कार्ड की तरह। इन सब में शायद सबसे मशहूर है ये पशुपति मुहर। इसमें बीच में एक आकृति बैठी है और चारों तरफ जानवर हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये भगवान शिव का शुरुआती रूप हो सकते हैं, जिन्हें आद्य शिव कहा जाता है, तो कुछ का मानना है कि ये कोई देवी भी हो सकती हैं। ये बहस आज भी जारी है। और हर एक मोहर पर कुछ लिखा है, एक ऐसी लिखावट, एक ऐसी भाषा जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। ये इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक है जो इन मोहरों पर कैद है। तो जब हम इन सभी चीज़ों को, इन मूर्तियों, बर्तनों और मोहरों को एक साथ रखकर देखते हैं, तो एक ऐसे समाज की तस्वीर उभरती है जो सिर्फ बसा हुआ नहीं था, बल्कि बहुत ही कलात्मक और जिंदा-दिल भी था। उन्हें सजने संवरने का बहुत शौक था, और सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, पुरुष भी गहने पहनते थे। कीमती पत्थरों से लेकर पकी हुई मिट्टी तक हर तरह के गहने बनाए जाते थे। और सबसे दिल को छू लेने वाली बात, फरमाना में एक जगह पर लोगों को उनके गहनों के साथ ही दफनाया हुआ पाया गया है। घरों में मिली तकलियों से पता चलता है कि वो कपास और ऊन दोनों से कपड़ा बनाते थे। मूर्तियों को देखकर अंदाजा लगता है कि वे शायद धोती और शाल की तरह के कपड़े पहनते थे। तो देखिए, धीरे धीरे उनकी पूरी तस्वीर हमारे सामने बन रही है। तो सिंधु घाटी की कला हमें एक खोई हुई लेकिन बेहद उन्नत और खूबसूरत दुनिया दिखाती है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है, आज से 4000 साल बाद हमारी इस दुनिया का क्या बचेगा? हमारी कहानियों को कौन कहेगा?